मैं कुमकुम शर्मा A1 एजुकेट लेंस में आपका स्वागत है। आज की क्लास में हम फोटोसिंथेसिस मतलब प्रीवियस क्लासेस में हम फोटोसिंथेसिस पढ़ रहे थे। हमने फोटोसिंथेसिस में हमने इंट्रोडक्शन को देख लिया था, प्लस हमने पिछली क्लास जो थी हमारी उसमें जितने भी डिस्कवरर्स थे जिन्होंने कंट्रीब्यूट किया है फोटोसिंथेसिस में उनके बारे में हमने पढ़ा था, प्लस हमने क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रक्चर को देखा था और थोड़ा सा लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन को भी हमने कंप्लीट कर लिया था। अगर आपने नहीं देखा तो आप जाकर देख सकते हो। आज की क्लास में हम उसी को आगे कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। तो आज की क्लास में एक्चुअली स्टूडेंट, जब मैं आपको फोटोसिंथेसिस के डिस्कवरर्स के बारे में बता रही थी तो शायद आपको याद होगा हमने एक नाम लिया था इमर्शन, और हमने बोला था कि इनके बारे में हमें डिटेल में पढ़ना है तो हम आगे की क्लास में कंटिन्यू करेंगे। तो आज की जो क्लास है वो फोटोसिंथेसिस पे है, प्लस किन के ऊपर है, इमर्शन का जो कंट्रीब्यूशन है उसके बारे में हम बात करेंगे, ठीक है। तो हमें बात करनी है किन के बारे में, इमर्शन के बारे में। ये जो इमर्शन साहब थे इनका भी बहुत बड़ा रोल था फोटोसिंथेसिस की डिस्कवरी में। क्या रोल था? एक्चुअली सबसे पहला क्वेश्चन जो इसमें पूछा जाता है वो होता है कि इन्होंने काम किसके ऊपर किया था। तो इन्होंने काम किया था वर्कड ऑन क्लोरेला। क्लोरेला एक तरीके का एल्गी होता है, इसके ऊपर इन्होंने अपना काम किया था, ठीक है। दूसरा, यहाँ पर उन्होंने किस चीज के बारे में बताया था, पहले मैं इसको अच्छे से आपको बताती हूँ। नॉर्मली आपको पता है कि फोटोसिंथेसिस जो होता है वो क्लोरोफिल ए पिगमेंट में सबसे मैक्सिमम होता है, ठीक है, और उसमें भी ब्लू और रेड रीजन में सबसे ज़्यादा होता है। ये चीज़ हमने पढ़ा था। 400 से लेकर 700 nm तक की जो लाइट होती है, कितनी की मैं बात कर रही हूँ, 400 से लेकर 700 nm की लाइट। मान लो हम यहाँ पे 400 लेते हैं, 500 लेते हैं, 600 लेते हैं, और यहाँ पे एक और लेते हैं 680 और 700। इसे बोलते हैं इसे क्या बोलते हैं, फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन। मतलब ये 400 से लेकर 700 nm की जो लाइट होती है ना, वहाँ फोटोसिंथेसिस सबसे ज़्यादा होती है, ओके। ये जो इमर्सन थे इन्होंने इसी के ऊपर काम किया था। एक्चुअली ये क्लोरेला में ये देख रहे थे कि क्लोरेला में जो फोटोसिंथेटिक रेट है वो कितना है, क्या फोटोसिंथेटिक रेट ज़्यादा है या कम है। अब आप मुझे बताओ फोटोसिंथेटिक रेट को कैसे बता सकते, कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं कि फोटोसिंथेटिक रेट ज़्यादा है या कम है। बहुत सिंपल है, हम ये देख लें कि ऑक्सीजन कितनी रिलीज हुई है। जितनी ज़्यादा ऑक्सीजन रिलीज होगी उतना ज़्यादा फोटोसिंथेसिस हुआ होगा, ठीक है। तो ये इसके ऊपर काम कर रहे थे। इन्होंने मोनोक्रोमेटिक लाइट ली थी, मोनोक्रोमेटिक लाइट, ठीक है। मोनो मतलब सिंगल और क्रोमा मतलब कलर, एक ही सिंगल कलर की लाइट ली और इसको हर एक वेवलेंथ के ऊपर डालकर देखा, 400 पे, 500 पे, 600 पे। इन्होंने क्या देखा कि जैसे ही ये मोनोक्रोमेटिक लाइट नॉर्मली 400 पे डाला, ठीक है, फोटोसिंथेसिस सही हो रहा है, 500 पे सही हो रहा है, 600 पे सही हो रहा है, बट जैसे ही 680 के ऊपर मोनोक्रोमेटिक लाइट को इन्होंने डाला वैसे ही सडन ड्रॉप देखने को मिला। मतलब अचानक से फोटोसिंथेटिक रेट क्या हो जाता है, डाउन हो जाता है, सडनली क्या हो जाता है, एकदम से गिर जाता है, ठीक है। यहाँ पर उन्हें थोड़ा सा क्या हुआ, कंफ्यूजन हुआ। उन्होंने बोला हो ना हो कुछ तो लोचा है भाई, तभी तो ऐसा हो रहा है कि यहाँ से यहाँ तक हम जानते हैं कि फोटोसिंथेसिस अच्छी होती है, बट 680 nm पे ऐसा क्या हो रहा है कि फोटोसिंथेटिक रेट जो है वो सडनली डिक्रीज हो जा रहा है, सडन ड्रॉप हो जा रहा है, ठीक है। अब इन्होंने इसके ऊपर काम करना शुरू किया, क्योंकि 680, 600, 700 वाला जो रीजन होता है ना, इसको रेड रीजन बोलते हैं, आपको पता ही होगा, ठीक है। तो ये जो ड्रॉप इनको देखने को मिला वो कहाँ पे देखने को मिला, 680 पर देखने को मिला, इसीलिए इसको हम रेड ड्रॉप कहते हैं, ठीक है। इसको और किस नाम से जानते हैं, नोन एज रेड ड्रॉप। तो रेड ड्रॉप क्यों बोला, क्योंकि रेड रीजन में 680 पर जाने के बाद सडन ड्रॉप देखने को मिला। कैसा मिला, मान लो 400 पे आपका, क्योंकि ये तो ब्लू रीजन है, अच्छा खासा हुआ, फिर धीरे धीरे अब यहाँ पर आने पे फिर से तेज हुआ, बट 680 पर आते आते वो क्या हो गया, सडन ड्रॉप देखने को मिल गया। इसीलिए इसको क्या बोल दिया उन्होंने, अगर आप देखो तो रेड ड्रॉप कह दिया, ठीक है। यहाँ पर एक चीज क्या हो रहा था कि
मोनोक्रोमेटिक लाइट को लेकर जब इन्होंने किया तो देखा 680 या उससे ज़्यादा की वेवलेंथ पे जो आपका फोटोसिंथेटिक रेट है वो सडनली ड्रॉप हो जाता है, जिसको उन्होंने रेड ड्रॉप कह दिया। यहाँ तक हमने समझा। अब उन्होंने क्या किया, थोड़ा सा अपने एक्सपेरिमेंट को चेंज किया और अब इन्होंने क्या किया, इन्होंने एक नहीं दो मोनोक्रोमेटिक लाइट को कंबाइन किया और अब ये देखना चाहते थे कि क्या अभी भी ऐसा ही कुछ रिजल्ट आता है या फिर कुछ अलग आता है। तो इन्होंने क्या किया, एक मतलब नॉर्मली मैं समझा रही हूँ आपको, एक उन्होंने फॉर एग्जांपल 680 से कम की लाइट ले ली, ठीक है, और एक 680 से ज़्यादा की लाइट ली। मान लो 680 से कम की लाइट 660 ले ली, ओके। यहाँ इसकी जब लाइट ली और इसके ऊपर उन्होंने क्या किया, अभी लाइट डाला तो इन्होंने देखा कि फोटोसिंथेटिक रेट अच्छी खासी रही, मतलब ऐसा मान लो 62 टाइम रही, ठीक है। फोटोसिंथेटिक रेट कितनी रही, अच्छी खासी 62 टाइम रही, या फिर आप इसको 52 मान लो, ये बस ऐसे समझाने के लिए। फिर इन्होंने 680 से ज़्यादा की वेवलेंथ ली और उसके ऊपर क्या किया, लाइट को डाला। तो जब इन्होंने 680, अब हम 680 से ज़्यादा की ऐसा मान लो 700 nm की लाइट को ले लिया, ठीक है, और इसके ऊपर जब इन्होंने क्या किया, लाइट को डाला। अभी हम कंबाइन नहीं कर रहे, अलग अलग कर रहे हैं, ठीक है। 660 पर जब इन्होंने किया तो जो फोटोसिंथेटिक रेट था, ये क्या है, फोटोसिंथेटिक रेट, फोटोसिंथेटिक रेट है। तो जो फोटोसिंथेटिक रेट था वो 52 टाइम्स आया, ठीक है, 52 टाइम्स आ गया। अब इन्होंने 680 से ज़्यादा की लाइट ली और देखा कि क्या फोटोसिंथेटिक रेट इतना आता है या इससे कम आता है, क्या आता है, तो बहुत कम, सडनली ड्रॉप हुआ, क्योंकि यहाँ पे तो फोटोसिंथेसिस अच्छी खासी हो रही थी। और कितना आ गया, मान लो 10 टाइम्स आ गया, ठीक है। ये सिर्फ एक मैं समझाने के लिए बता रही हूँ। सोचो 660 nm पे जब उन्होंने लाइट को फॉल किया तो जो फोटोसिंथेटिक रेट था वो 52 टाइम्स हो रहा था, बट 700 nm की लाइट को जब इन्होंने फॉल किया तो जो फोटोसिंथेटिक रेट था सडन ड्रॉप हो गया, एकदम से नीचे मुंह के बल गिर गया। अब इनको ये चीज लगी कि भाई कुछ तो लोचा है कि हम एक ही लाइट को जब इस पे देते तो अच्छा खासा फोटोसिंथेसिस, बट इस पे देते तो फोटोसिंथेसिस ही नहीं हो रहा, बहुत कम हो रहा है। अब इन्होंने इन दोनों को कंबाइन कर दिया, ठीक है, इन्होंने क्या किया, इसको कंबाइन किया और कंबाइन करने के बाद इन्होंने फिर से लाइट दी। जब इन्होंने इन दोनों को कंबाइन करके लाइट दी तो ऐसा नहीं था कि नॉर्मली 62 आ रहा है, नहीं, तब फोटोसिंथेटिक जो रेट था, फोटोसिंथेटिक हम इसको ऐसे लिख देते हैं, फोटोसिंथेटिक जो रेट था ना वो इंक्रीज हो गया, 62 नहीं, मान लो 75 हो गया या 72 हो गया। मतलब क्या हुआ कि जब हमने 680 पर अलग लाइट दी थी, सिर्फ 680 पे दी, 660 पे दी, मतलब 680 से कम पे दी, तो 52 टाइम अच्छा, मतलब ठीक ठाक फोटोसिंथेसिस, लेकिन 700 पे वो फोटोसिंथेसिस कर ही नहीं पा रहा था। अब उन्होंने जब इन दोनों को कंबाइन करके जब इसके ऊपर लाइट दी तो देखा कि जो फोटोसिंथेटिक रेट है वो सडन इन दोनों से ज्यादा हो गया। इसका मतलब वो क्या कंक्लूड कर पाए कि भाई कुछ तो है जो कि क्या कर रहा है, दोनों को कंबाइन करने पे फोटोसिंथेटिक रेट को क्या कर देता है, बढ़ा देता है। बाद में उन्होंने बताया कि जब ये जो शॉर्टर वेवलेंथ होती है, ठीक है, और जो लॉन्गर वेवलेंथ होती है, इन दोनों का एक्टिवेशन एक जगह पे नहीं होता है, दोनों अलग अलग जगह पे एक्टिवेट हो रही है। और जब दोनों को साथ में एक साथ लेकर आएंगे तो फोटोसिंथेटिक रेट क्या हो जाएगी, अपने आप बढ़ जाएगी। ये बात बताई थी किसने, इमर्सन ने। इसीलिए इनको क्या बोलते हैं, इमर्सन इनहैंसमेंट इफेक्ट के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो इमर्सन इनहैंसमेंट इफेक्ट में क्या बताया गया था, इसमें सिंपल सी बात है, इसमें ये बात बताई गई कि हो ना हो यहाँ पर दो फोटो सिस्टम काम कर रहा है। अगर इनके कंक्लूजन की बात करें तो इनका कंक्लूजन क्या निकाला, इन्होंने क्या कंक्लूड किया, कंक्लूजन भाई हर एक में कंक्लूड तो करेंगे ही, तो कंक्लूजन क्या निकाला कि यहाँ पर दो फोटोसिंथेटिक जो यूनिट है वो काम कर रही है, ठीक है, जिसको उन्होंने PS1 और PS2 कहा। तो PS1 और PS2 किसने बताया था, इमर्सन ने बताया था। इन्होंने बताया कि कुछ तो ऐसे हैं जो 680 से कम पे एक्टिवेट हो जाते हैं और कुछ ऐसे हैं जो 680 से ज्यादा पे एक्टिवेट होते हैं, ठीक है। तो जो 680 से कम पे एक्टिवेट हो रहे हैं वहां पे फोटोसिंथेसिस करवा दे रहे हैं, लेकिन ये जो 680 से
कम पे एक्टिवेट हो रहा है ना, ये 700 पे एक्टिवेट नहीं हो रहा है, इसीलिए वहां फोटोसिंथेटिक रेट कम हो जाती थी। ये बात उन्होंने कंक्लूड की थी। ठीक है, अब मैं इसको थोड़ा और अच्छे से, ये तो सिर्फ समझाने के लिए था, इसको मैं हटा देती हूँ। आई होप यू अंडरस्टैंड। तो इमर्सन ने क्या बताया, इन्होंने बताया कि 680 से कम पर एक एक्टिवेट होगा और एक 680 से ज्यादा पर एक्टिवेट होगा। क्या होगा हम अभी की आगे की क्लास में अभी ही पढ़ेंगे। ठीक है, और इसको उन्होंने PS1 बोला और PS2 बोला, फोटो सिस्टम फर्स्ट और फोटो सिस्टम सेकेंड। दूसरी चीज, ये जो फोटो सिस्टम फर्स्ट और फोटो सिस्टम सेकेंड उन्होंने दिया, वो सिर्फ और सिर्फ इनकी डिस्कवरी के बेस पर था, इनका इससे कोई लेना देना नहीं कि इनकी फंक्शनिंग कैसी होती है। ठीक है, तो जिसको पहले डिस्कवर किया उसको फोटो सिस्टम फर्स्ट कह दिया, जिसको बाद में डिस्कवर किया उसको फोटो सिस्टम सेकेंड कह दिया। अब यहाँ पर फोटोसिंथेटिक आपका क्या होता है, फोटोसिंथेटिक यूनिट्स होती हैं, हम इसके बारे में बात करते हैं। फोटोसिंथेटिक यूनिट्स, ये जो फोटोसिंथेटिक यूनिट्स होती हैं ये दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाती हैं। कैसे डिवाइड होगी, एक हो जाएगा क्या आपका PS1 एक आपका हो जाएगा रिएक्शन सेंटर, जो फोटोसिंथेटिक यूनिट होती है जहां पे फोटोसिंथेसिस होगी, उसके दो पार्ट्स होते हैं, ऐसा समझो। एक होता है रिएक्शन सेंटर और दूसरा होता है लाइट हार्वेस्टिंग, जो पिगमेंट्स होते हैं, लाइट हार्वेस्टिंग पिगमेंट्स। ठीक है, या हम इसे एसेसरी पिगमेंट्स भी कहते हैं। और क्या नाम देते हैं हम इसे, यहां मैं लिख देती हूँ एसेसरी पिगमेंट। एसेसरी का मतलब क्या होता है, जो आपका उसके साथ होगा। जब ये लाइट हार्वेस्टिंग पिगमेंट के साथ प्रोटीन आकर बाइंड हो जाए तब हम इसे लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स कहने लगते हैं। तो क्या बोलते हैं, मैं ऐसे लिख देती हूँ, लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स कहने लगते हैं। ठीक है, जब इसके साथ प्रोटीन आकर क्या हो जाती है, बाइंड हो जाती है। तो एक होता है रिएक्शन सेंटर और एक होता है एसेसरी पिगमेंट्स या लाइट हार्वेस्टिंग पिगमेंट्स होते हैं। हम फोटोसिंथेटिक यूनिट को देख रहे हैं, आप अभी इसको जो PS1 है PS2 है अभी आप समझ लोगे, बस थोड़ा सा वेट करो पेशेंस के साथ। देखो, फोटोसिंथेटिक यूनिट में दो पार्ट्स मैंने बताया, एक होगा रिएक्शन सेंटर सेंटर में है, मतलब बिल्कुल बीच में होता है और यही रिएक्शन करवाएगा। ठीक है, और इसे रिएक्शन करवाने के लिए बहुत सारे इसके साथ इसके क्या है, एसेसरी पिगमेंट्स हैं। कैसे काम करते हैं हम समझते हैं। जैसे मान लो कि ये एक रिएक्शन सेंटर है, क्लोरोफिल ए क्या है, रिएक्शन सेंटर है, और इसके साथ कुछ और ऐसे ही पिगमेंट्स हैं जो इसके साथ इसको चारों तरफ से क्या किए हुए हैं, घेरे हुए हैं। इस तरीके से इसमें बहुत सारे पिगमेंट्स हैं जो इसको चारों तरफ से घेर के रखे हैं, इस तरीके से। अब यहां से लाइट आई, सूरज मामा आए और इसके ऊपर लाइट पड़नी शुरू हो गई। जब इसके ऊपर लाइट डाली जाएगी तो सारे के सारे क्या करेंगे, लाइट मतलब फोटोन। ठीक है, छोटे छोटे पैकेट्स में होते हैं, आपने पढ़ा होगा फिजिक्स में। तो वो जो फोटोन है जब इसके ऊपर डाला जाएगा सारे के सारे एकदम एक्टिवेट हो जाएंगे और सीधा क्या करेंगे, सारे फोटोन्स को लेना शुरू कर देंगे। ये सारे के सारे क्या कर लेंगे, पहले फोटोन को लेंगे और किसको भेज देंगे, रिएक्शन सेंटर को। ठीक है, ले तो रहे हैं लेकिन भेजेंगे किसको, रिएक्शन सेंटर को। सारे के सारे जो फोटोन है वो भेज दिए जाएंगे। इस तरीके से सारे अपने फोटोन्स को क्या कर रहा है, रिएक्शन सेंटर को भेज रहा है। ये सारे फोटोन रिएक्शन सेंटर पे, ऐसा नहीं है कि रिएक्शन सेंटर इस फोटोन को नहीं ले रहा है, ये भी ले रहा है, लेकिन ये किसी को नहीं भेजेगा, ये तो खुद ही रिएक्शन करेगा। ऐसा समझो कि एक राज्य है, उसमें एक राजा है, ठीक है, और उसके सारे के सारे प्रजा हैं। प्रजा को बोला गया भाई कमा के लाओ और मुझे दो, और मैं क्या करूंगा, खर्च करूंगा। ठीक है, तो प्रजा कमा के लाएगी और इसको दे देगी और ये क्या करेगा, उसको खर्च करेगा। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि राजा के पास खुद कहीं से पैसे नहीं आएंगे, वो भी आएंगे, लेकिन वो प्रजा को नहीं देगा, वो खुद के पास रखेगा और प्रजा से भी ले लेगा। तो
जब ये सनलाइट आई, फोटॉन्स आई, तो उसको सारे के सारे एक्टिवेट कर, सारे के सारे पकड़ रहे हैं, लेकिन बाकी के जो है वो पकड़ के क्या कर रहे हैं, क्लोरोफिल ए को दे रहे हैं। और क्लोरोफिल ए अब क्या करेगा, जब इसके पास खूब ढेर सारी एनर्जी आ जाएगी, मतलब खूब ढेर सारी एनर्जी आ गई, तो ये क्या करेगा, अपने अंदर से इलेक्ट्रॉन को, क्योंकि इतना ज्यादा इसके अंदर एनर्जी आ गई कि अब वो एनर्जी क्या होनी चाहिए, किसी और को पास करेगा, तो अब इसके अंदर से इलेक्ट्रॉन जो है वो रिलीज हो जाएगा। जब ये इलेक्ट्रॉन रिलीज होगा तो कोई ना कोई होगा जो इस इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा, उसे क्या बोलेंगे, प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। ठीक है, तो ये जो आपके क्लोरोफिल ए तो क्या है, ये आपका रिएक्शन सेंटर है, रिएक्शन सेंटर हो जाएगा। और इसके साथ जो इसका सहयोग कर रहे हैं, जो इसको हेल्प कर रहे हैं, जो इसके साथ एसेसरी पिगमेंट्स हैं, ये सारे क्या हो जाएंगे, आप लाइट हार्वेस्टिंग पिगमेंट बोल दो, या फिर उसके साथ क्योंकि प्रोटीन कंबाइन होगा तो लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स कर दो, या एसेसरी पिगमेंट्स। ठीक है, तो एक ही बात होगी, तो ये सारे क्या हो जाएंगे, उसके एसेसरी पिगमेंट्स हो जाएंगे। सॉरी, या लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स कह देंगे हम इसको, लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स। ठीक है, तो यहाँ पर हमें क्या देखने को मिला, यहाँ पे हमने देखा कि जो फोटोसिंथेटिक यूनिट्स हैं वो दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाती हैं। एक रिएक्शन सेंटर होता है जहां पे रिएक्शन होगा, और दूसरा एसेसरी पिगमेंट्स, या फिर आप लाइट हार्वेस्टिंग पिगमेंट बोल लो, या उसके साथ जब प्रोटीन जुड़ जाएगा तो उसे लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स कह लो। ये दोनों आपस में मिलकर क्या बनाते हैं, फोटोसिंथेटिक यूनिट बनाते हैं। यही है जो क्या करेगा, फोटोसिंथेसिस जो है उसको करवाएगा। ठीक है, तो आप इतना नोट डाउन करो, फिर हम आगे कंटिन्यू करते हैं। ओके, तो आपने देख लिया कि एक्चुअली में फोटोसिंथेसिस जो है, हमने देखा कि इमर्सन इन्हेंसमेंट जो इफेक्ट था उसमें उन्होंने बताया कि जो फोटोसिंथेसिस होता है, कुछ जो होंगे वो कब एक्टिवेट होंगे, 680 से कम की वेवलेंथ पे एक्टिवेट हो जाएंगे लाइट देने पे, कुछ 680 से ज्यादा के पे एक्टिवेट होंगे। ठीक है, इसी आधार पर उन्होंने इसे दो पार्ट्स में डिवाइड किया, एक को उन्होंने PS1 कह दिया और दूसरे को उन्होंने PS2 कह दिया। यहाँ पर मैंने अभी आपको बताया, फिर से एक बार बताती हूँ कि ये जो PS1 और PS2 हमने नाम दिया है ना, वो सिर्फ और सिर्फ किस बेस पे दिया है कि एक्चुअली में पहले डिस्कवर कौन हुआ, इसके फंक्शनिंग के आधार पर नहीं दिया है। फिर उन्होंने फोटोसिंथेटिक यूनिट्स बताई कि फोटोसिंथेटिक यूनिट्स दो पार्ट होती है, और ये सब हमने डिटेल में देख लिया। अब मैं इसको मिटाती हूँ, मैं आगे कंटिन्यू करती हूँ। अब देखो, जो फोटोसिंथेसिस हो रहा है वो एक्चुअली में कहाँ हो रहा था, मैंने बताया था पिछली क्लास में कि अगर आप क्लोरोप्लास्ट देखो तो उसमें लाइट रिएक्शन भी होता है और डार्क रिएक्शन भी होता है, बताया था कि नहीं। और उस वक्त मैंने आपको ये भी अच्छे से बताया था कि लाइट रिएक्शन जो होता है वो पहली बात लाइट के प्रेजेंस में होता है, और कहाँ होता है, जो मेम्ब्रेनस पार्ट है, जैसे थैलाक्वाइड हो गया, स्ट्रोमल लैमेली हो गया, इसमें होता है। और डार्क रिएक्शन कहाँ होता है, स्ट्रोमल पार्ट में होता है। मैंने इसको डिटेल में आपको समझाया था। आज हम थोड़ा सा उसी स्ट्रक्चर को और अच्छे से जूम करके देखेंगे जो क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर का था, क्योंकि वो अभी भी इम्पोर्टेंट है। ये सारे क्वेश्चन जो मैंने लिखे ना, ये सारे क्वेश्चन है, आते हैं, एनसीईआरटी की एक एक लाइन है, आप जाकर रीड करो, आपको खुद समझ में आ जाएगा। ठीक है, कोई भी फालतू की लाइन नहीं है। जैसे हमने बताया था कि ये क्लोरोप्लास्ट है, डबल लेयर होती है। ठीक है, मैं ज्यादा बहुत अच्छा नहीं बना रही हूँ। और यहाँ पर आपको इस तरीके से मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर, जिसको हमने क्या बोला था, थैलाक्वाइड, एक एक थैलाक्वाइड होता है, आपस में जब पूरा होता है तो उसको हम ग्रैनम कहते हैं। यहाँ भी इसी तरीके से थैलाक्वाइड्स होंगे, और ये आपस में स्ट्रोमल लैमेली से जुड़े होते हैं, और इसके अंदर हमारा साइटोप्लाज्म होता है। ये हमने पढ़ लिया। अब जो हम पढ़ रहे हैं, हम लाइट रिएक्शन पढ़ रहे हैं, हम डार्क रिएक्शन अभी नहीं पढ़ रहे हैं, हम इसके बाद डार्क रिएक्शन। तो एक्चुअली में अब हम पढ़ क्या रहे हैं, लाइट रिएक्शन पढ़ रहे हैं। अगर आपको कंफ्यूजन हो
तो आप इसको क्लियर कर लो। अब लाइट रिएक्शन पढ़ रहे हैं तो हमें मेनली किसके बारे में बात करनी होगी? सिर्फ और सिर्फ मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर, मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर के बारे में। और मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर क्या है आपका? थैलाकोइड है, और फिर क्या हो जाएगा? ग्रैना भी है। ठीक है, थैलाकोइड ही आपस में मिलकर ग्रैना बनाते हैं, तो ग्रैनम लिख लो। और स्ट्रोमा लैमेली, ये हमारा क्या है? मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर। तो अब हम थोड़ा सा थैलाकोइड को या ग्रैनम को थोड़ा सा जूम करके देखेंगे कि एक्चुअली कैसा दिखता है। तो ये मान लो एक पूरा का पूरा ग्रैनम है। अब हम इसको उठाकर यहाँ पे लाकर जूम करते हैं। जैसे कुछ इस तरीके से होगा। मेम्ब्रेन का बना हुआ स्ट्रक्चर है तो कुछ ऐसा ही दिख रहा होगा। ये एक थैलाकोइड, फिर ये दूसरा थैलाकोइड है। हम एक और बना लेते हैं, ये थर्ड थैलाकोइड है। इस तरीके से थैलाकोइड है। ठीक है, इसमें जो बीच वाला पार्ट होगा उसको हम ल्यूमेन कहते हैं। और यहाँ पर आगे की तरफ इस तरीके से स्ट्रोमल लैमेली होंगे। अब देखो क्या होता है, और अगर आप ध्यान से देखो तो जैसा थैलाकोइड है इसके चारों तरफ क्या है? आपका स्ट्रोमा है। तो यहाँ भी स्ट्रोमा होगा। इसी को तो हम उठा के देख रहे हैं ना, तो यहाँ भी स्ट्रोमा होगा। ऐसा चारों तरफ इसके होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा। ये आपका स्ट्रोमा हो गया। ये भी ल्यूमेन है, खाली वाला जो जगह है वो ल्यूमेन है, और ये मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है। अब देखो ये जो पोर्शन है जो स्ट्रोमा के कांटेक्ट में है, अगर मैं देखूं तो ये पोर्शन क्या है? आपका स्ट्रोमा के कांटेक्ट में है। भाई स्ट्रोमा यहाँ है, इससे टच में है ना। क्या ये पोर्शन आपके स्ट्रोमा के कांटेक्ट में है क्या? ये वाला पोर्शन बिल्कुल नहीं है। ये वाला है क्या? नहीं है। तो ये पोर्शन क्या है? स्ट्रोमा के कांटेक्ट में नहीं है। ठीक है, ये वाला पोर्शन आपके स्ट्रोमा के कांटेक्ट में नहीं है। और ये जो पोर्शन है, मैं इस तरीके से दो अलग अलग स्ट्रक्चर से इसको समझाने की कोशिश कर रही हूँ आपको। आई होप आप समझ जाओगे इसको। थोड़ा सा टाइम दो मुझे। ठीक है, ये जो पोर्शन है मेम्ब्रेनस वाला, ये स्ट्रोमा के कांटेक्ट में है, मतलब स्ट्रोमा इससे टच हो रही है। लेकिन ये अंदर वाला क्या स्ट्रोमा के कांटेक्ट में है क्या? नहीं है। इस तरीके से हम इसे दो पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। एक को अप्रेज्ड पार्ट बोलते हैं, एक को नॉन अप्रेज्ड पार्ट कहते हैं। तो देखो क्या होता है, जो स्ट्रोमा के कांटेक्ट में होता है इसको हम बोलते हैं नॉन अप्रेज्ड पार्ट। नॉन अप्रेज्ड, सॉरी, ठीक है, नॉन अप्रेज्ड पार्ट लिख लो या नॉन अप्रेज्ड बोल दो, बात एक ही है। और जो स्ट्रोमा के कांटेक्ट में नहीं होता है इस वाले को हम बोलते हैं अप्रेज्ड पार्ट। अप्रेज्ड पार्ट या अप्रेज्ड लिख दो, बात एक ही है। अब इससे क्या होगा ये समझना। जो आपका नॉन अप्रेज्ड पार्ट होता है, जो ये वाला पोर्शन था, ये वाला, ठीक है, नॉन अप्रेज्ड, यहाँ पर PS1 देखने को मिलता है। ओके, और जो अप्रेज्ड पार्ट होता है जो स्ट्रोमा के कांटेक्ट में नहीं था, यहाँ पर PS2 देखने को मिलता है। PS2 ये वाला जो था, इस तरीके से जो स्ट्रक्चर बना है। ठीक है, तो एक में PS1 देखने को मिलता है और एक में PS2 देखने को मिलता है। प्लस क्योंकि ये जो स्ट्रोमा लैमेली होगी, यहाँ पे भी तो स्ट्रोमा होगा ना, तो ये भी किसके कांटेक्ट में? स्ट्रोमा के कांटेक्ट में, मतलब कोई ये वाला स्ट्रक्चर ही होगा। तो यहाँ पे PS1 होगा या PS2 होगा? PS1 होगा, मतलब ये भी कैसा है? नॉन अप्रेज्ड। बहुत ध्यान से समझिएगा, मैं अभी आपको समझाती हूँ। नॉन अप्रेज्ड पार्ट, और यहाँ पे PS1 ही देखने को मिलेगा। तो देखो हमने क्या किया, ये सॉरी एक मिनट, स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर ऑफ थैलाकोइड। तो हमने क्या देखा यहाँ पे? हमने ये देखा कि ये जो आपका स्ट्रक्चर है
मतलब हमने जो थैलाकॉइड है या ग्रेनम है उसको उठाया और यहाँ पे लाकर थोड़ा जूम करके बड़ा करके देखा कि एक्चुअली क्या हो रहा है। तो हमने देखा, क्योंकि मैंने बताया था कि भाई इसी के अंदर क्या होता है, लाइट रिएक्शन होती है। बट लाइट रिएक्शन में भी, क्योंकि इमर्सन ने बता दिया, लाइट रिएक्शन भी दो पार्ट्स में डिवाइड है, PS1 है, PS2 है। तो अब हमको ये देखना है कि कहाँ PS1 होगी और कहाँ PS2 होगी। इसका क्या कनेक्शन है आप आने वाली क्लासेस में कनेक्ट कर पाओगे, बस थोड़ा सा पेशेंस के साथ पढ़ते रहो, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो स्ट्रोमा के कांटेक्ट में है, जो मेम्ब्रेन स्ट्रोमा के कांटेक्ट में है, बिल्कुल आप देख रहे हो इधर स्ट्रोमा है चारों तरफ, तो उसके कांटेक्ट में जो है उसको नॉन अप्रेस्ड पार्ट कहेंगे, जहां पे PS1 होगा। जो स्ट्रोमा के कांटेक्ट में नहीं है, भाई ये डायरेक्ट स्ट्रोमा के कांटेक्ट में नहीं है, तो इनको कहेंगे अप्रेस्ड पार्ट, जहां पे PS2 होगा, ठीक है। अब आप इसको लिखो, फिर मैं आगे कंटिन्यू करती हूँ। हो गया, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया, चलो ठीक है। अब हम PS1 और PS2 को थोड़ा सा डिटेल करेंगे, फिर हम आगे की क्लास में और आगे कंटिन्यू करेंगे। तो एक होता है अप्रेस्ड पार्ट जहां पे PS2 होगा, एक होता है नॉन अप्रेस्ड पार्ट जहां पे PS1 होगा। रटना नहीं है कुछ भी, हम सारी चीजों को कॉन्सेप्ट्स के साथ पढ़ेंगे, अपने आप कनेक्टिविटी बनती चली जाएगी, ठीक है। ओके, देखो PS1 और PS2 पे तो आपके एग्जाम में भी क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। अगर आप क्लास 11th में पढ़ रहे हो तो वहां पे भी आपके डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि डिफरेंस बताओ, ठीक है। तो आज मैं आपको इतने अच्छे तरीके से PS1 और PS2 बताऊंगी कि आप भूलोगे नहीं। देखो, एक तरफ हम लिख लेते हैं PS1 और एक तरफ हम लिख लेते हैं PS2, ठीक है। देखो, मान लो दो स्टूडेंट हैं आपके क्लास में, जिनके बीच में ना टक्कर चलती है कि भाई हम टॉप करेंगे और वो कहता है हम टॉप करेंगे, ठीक है। रिजल्ट आया, एक के नंबर थे 700 और दूसरा का था 680, 20 नंबर से पीछे रह गया। अब आप मुझे बताओ कि फर्स्ट किसको कहा जाएगा, जिसके 700 है या 680 है। बहुत आसान है, जिसके 700 है उनको फर्स्ट कहा जाएगा और जिसका 680 है उसको क्या कहेंगे, सेकंड कहेंगे। तो यहाँ पे जो P700 होता है वो फर्स्ट होता है और जो 680 होता है वो सेकंड होता है। तो यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट क्या हो जाएगा, P700 वाला क्या आएगा, फर्स्ट हो जाएगा, और जो दूसरा होगा P680 नंबर ही लाया, ये क्या हो जाएगा, सेकंड हो जाएगा। अब देखो क्या होता है, जिसको 700 मिले हैं उसके पास अपॉर्चुनिटी ज्यादा है, लोग उसको ज्यादा क्या करेंगे, ध्यान देंगे कि भाई इसको, ये तो टॉप कर गया है। तो उसको जब वो आगे की क्लास में जाएगा कंटिन्यू करने, तो उसको चूज करने के लिए ना दोनों सब्जेक्ट दिया जाएगा कि भाई तू चाहे तो ये वाला सब्जेक्ट ले ले, चाहे तुम आर्ट्स ले लो या साइंस ले लो या कॉमर्स ले लो। बट 680 के साथ ऐसा नहीं है, उसको क्या कहा जाएगा कि देखो तुमने तो थोड़ा सा कम लाया तो तुम्हें एक ही सब्जेक्ट मिलेगा, और वो भी हम डिसाइड करेंगे कि कौन सा, कोई भी ले लो लेकिन एक ही सब्जेक्ट। तो इसको 2 सब्जेक्ट दिए जाएंगे क्योंकि इसके पास पोटेंशियल ज्यादा है। ये हो सकता है कि दोनों सब्जेक्ट में बहुत अच्छा कर ले, लेकिन इसको एक ही सब्जेक्ट दिया जाएगा। देखो समझने के लिए, आप दिल पे मत लेना, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, ये कहाँ कहाँ होता है हमें पता है, नॉन अप्रेस्ड पार्ट में होता है, ठीक है। तो नॉन अप्रेस्ड, ठीक है, और नॉन अप्रेस्ड पार्ट में भी कहाँ होता है, ऑफ थैलाकॉइड, हमने देखा कैसा होगा, एंड स्ट्रोमल लैमिली भी तो था, स्ट्रोमल लैमिली, एक मिनट, ठीक है। तो ये कहाँ होता है, थैलाकॉइड में भी होता है और स्ट्रोमल लैमिली, दो सब्जेक्ट लेने का इसको ऑफर दिया गया। लेकिन इसके साथ ऐसा नहीं था, बेचारे के साथ ना बड़ा इसको टॉर्चर किया जाएगा। इसको कहा जाएगा तुम एक ही सब्जेक्ट ले सकते हो, और वो क्या हो जाएगा आपका, सिर्फ और सिर्फ अप्रेस्ड पार्ट, थैलाकॉइड का सिर्फ अप्रेस्ड पार्ट। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अप्रेस्ड पार्ट
अप्रेस्ड पार्ट ऑफ थैलाकॉइड। ठीक है, इसके अलावा ये कहाँ कहाँ पाया जाएगा? जो PS1 होगा ना वो 2 जगह पाया जाएगा, स्ट्रोमा में भी, हर जगह इसको 2-2 का वेटेज मिलेगा। ठीक है, तो ये स्ट्रोमा में भी पाया जाएगा आपका, प्लस आपका ग्रेनम में भी पाया जाएगा। तो कहाँ हो जाएगा? फाउंड बोथ स्ट्रोमा एंड ग्रेनम। ठीक है, लेकिन यहाँ पे ग्रेना लिख लो या ग्रेनम लिख लो, सॉरी दोनों बात एक ही है, लेकिन यहाँ इसके साथ फिर से अत्याचार किया जाएगा, इसको दोनों नहीं मिलेगा, सिर्फ क्या मिलेगा? ओनली ग्रेनम, सिर्फ इसको ग्रेनम ही दिया जाएगा, या ग्रेना लिख लो। ठीक है, ओनली ग्रेना, तो सिर्फ ग्रेना में होगा, ये स्ट्रोमा में भी हो सकता है और ग्रेना में भी हो सकता है। फोर्थ पॉइंट, यहाँ पर आपको साइक्लिक और नॉन साइक्लिक दोनों क्या देखने को मिलेगा? फॉस्फोराइलेशन क्या होता है हम पढ़ेंगे। ठीक है, और यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ क्या होता है? नॉन साइक्लिक होता है, तो यहाँ सिर्फ क्या हो जाएगा? नॉन साइक्लिक फॉस्फोराइलेशन होगा, साइक्लिक क्या होगा हम देखेंगे। और यहाँ पे क्या होता है? साइक्लिक एज वेल एज एंड नॉन साइक्लिक फॉस्फोराइलेशन देखने को मिलेगा। ठीक है, नॉन साइक्लिक होगा। यहाँ पर क्या होता है? जो आपका PS2 होगा ना, यहाँ पे एक फिनोमिना होता है जिसको बोलते हैं फोटोलाइसिस ऑफ वाटर। मैंने बताया था कि ये जो वाटर मॉलिक्यूल है, जब इसके ऊपर सनलाइट आएगी, फोटोलाइसिस, फोटो मतलब होता है लाइट और लाइसिस मतलब होता है टूटना या ब्रेक होना। तो जब इसके ऊपर सनलाइट आती है तो ये वाटर जो है वो टूटता है, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन में कन्वर्ट हो जाएगा। हम इसको अगर 2 कर दें तो 4 हाइड्रोजन हो जाएगा और ऑक्सीजन हो जाएगा। तो इस तरीके से, और इस प्रोसेस में ऑक्सीजन क्या हो जाता है? रिलीज हो जाता है। ठीक है, हमने प्रीवियस क्लास में भी पढ़ा था। तो ये जो फिनोमिना होता है ये PS2 में देखने को मिलता है, PS1 में नहीं होता है। तो यहाँ पे क्या होता है? फोटोलाइसिस ऑफ वाटर, फोटोलाइसिस ऑफ वाटर, यहाँ ऐसा कुछ नहीं होता है, तो यहाँ पे नहीं होगा, कुछ नहीं, फोटोलाइसिस नहीं होती है। जब फोटोलाइसिस हुआ तो ऑक्सीजन क्या हो रही है? रिलीज हो रही है। तो यहाँ पर क्या होता है आपका? ऑक्सीजन रिलीज हो जाती है, ऑक्सीजन रिलीज होती है। यहाँ पे फिर से ऐसा कुछ नहीं होता है। एक्चुअली में फोटोलाइसिस में कुछ ऐसे एलिमेंट्स हैं जो क्या करते हैं? हेल्प करते हैं। जैसे Mg2+ होता है, क्लोराइड आयंस होता है, यहाँ पर कैल्शियम आयन होता है, Ca2+ हो जाता है, प्लस यहाँ पे क्विनॉन होता है, लिख लो क्विनॉन होता है। ये सारे क्या करते हैं? एक्चुअली इस फोटोलाइसिस में हेल्प करते हैं। अगर ये ना हो तो फोटोलाइसिस नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ फोटोलाइसिस नहीं हो रहा तो यहाँ पे इनकी जरूरत है क्या? नहीं। ये तीनों पॉइंट्स यहाँ नहीं होंगे। इसके बाद आपका क्या आता है? यहाँ पे आयरन सल्फर प्रोटीन्स होते हैं। ठीक है, PS1 में, और यहाँ पे एब्सेंट होते हैं। ये कुछ पॉइंट्स है PS1 और PS2 के बारे में। मैं अगेन कहती हूँ कि अभी आपको साइक्लिक और नॉन साइक्लिक नहीं पता है, तो अभी थोड़ा सा पेशेंस रखो, आगे की क्लासेस में आप इसको भी कंटिन्यू करोगे, समझ जाओगे। तो PS1 में क्या होता है भाई? फर्स्ट आया 700 वाले को, तो फर्स्ट वाले में 700 होता है, 680 जिसका है उसको सेकंड दे दिया जाएगा। जिसको फर्स्ट मिला है ना उसको दोनों सब्जेक्ट चूज करने को दिया जाएगा, थैलाकॉइड भी और स्ट्रोमल लैमेली भी। लेकिन जिसको सेकंड मिला है उसको एक ही सब्जेक्ट, सिर्फ और सिर्फ थैलाकॉइड, अप्रेस्ड पार्ट ऑफ थैलाकॉइड्स में होता है। इसके बाद यहाँ पर फिर से इसको क्या किया जाएगा कि ज्यादा प्रेफरेंस दिया जाएगा 2-2 का। यहाँ पे स्ट्रोमा में भी हो सकता है और ग्रेना में भी। ये सिर्फ और सिर्फ ग्रेना में होता है, स्ट्रोमा में नहीं होता है। यहाँ पे साइक्लिक और नॉन साइक्लिक दोनों होते हैं। ये सिर्फ और सिर्फ नॉन साइक्लिक में होगा, साइक्लिक में नहीं होगा। ये 3 पॉइंट जो हैं वो आपके PS1 में है कि फोटोलाइसिस ऑफ वाटर होता है, ऑक्सीजन रिलीज होती है, मैग्नीशियम क्लोराइड, कैल्शियम और ये आपका क्विनॉन, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये आपके क्या होते हैं? इसमें पाए जाते हैं, यही हेल्प करेंगे फोटोलाइसिस करवाने में। यहाँ पे क्योंकि फोटोलाइसिस नहीं हो रही तो इनकी जरूरत नहीं है। यहाँ पे आयरन सल्फर प्रोटीन्स होते हैं, क्या होते हैं हम देख लेंगे, और यहाँ पे नहीं होता है। तो यहाँ पर आपका
हमने इमर्सन इन्हेंसमेंट इफेक्ट जो था वो बहुत अच्छे से देखा। इसे रेड ड्रॉप क्यों कहते हैं इसे भी हमने समझ लिया, क्योंकि ये कहाँ होता है 680 से 700 nm पे होता है, सडन ड्रॉप देखने को मिलता है। और 680 एक्चुअली 600 से लेकर 700 वाला जो रीजन होता है वो क्या होता है आपका रेड रीजन, इसीलिए इसको रेड ड्रॉप कह दिया, ठीक है, क्योंकि रेड रीजन में ही आपको ड्रॉप देखने को मिलता है। इसमें उन्होंने क्या कंक्लूड किया, सबसे पहली चीज की यहाँ पर एक्चुअली में तो बताया कि यहाँ दो तरीके का फोटो सिस्टम है, एक PS1 बोला और एक PS2 कह दिया। PS1 जहाँ पे 700 वाला है और PS2 जहाँ पे 680 वाला है। जब इन दोनों को जैसे शॉर्टर और लॉन्गर वेवलेंथ की लाइट को साइमल्टेनियसली हम एक साथ देते हैं तो फोटोसिंथेटिक रेट ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। ये बात उन्होंने बताई। इसी के साथ हम आज की क्लास को कंप्लीट करते हैं। कल की क्लास में हम आगे कंटिन्यू करेंगे फोटोसिंथेसिस को ही। हम देखेंगे कि साइक्लिक रिएक्शन, नॉन साइक्लिक रिएक्शन क्या होता है। हम अभी फिर से अगेन मैं बता रही हूँ कि हम लाइट रिएक्शन देख रहे हैं, पूरा फोकस हमारा पूरी अभी की जो 2-3 क्लासेस होंगी वो लाइट रिएक्शन, फिर हम डार्क रिएक्शन पे जाएंगे। खाना कैसे बनता है हम उसकी बात बाद में करेंगे, ठीक है। तो विद दिस वी हैव कंप्लीटेड दिस टॉपिक। अगली क्लास में हम इसको आगे कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय चैनल। और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो और मेरे चैनल को बेल आइकन को भी प्रेस कर दो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।